नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियाँ, जहां मैं लेकर आती हूं चुन चुन कर कहानियाँ जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराएं। आज की कहानी है दो भाई। जाड़ों के दिन थे। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती अपने दोनों बेटों को जांघों पर बिठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में रोटी का कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर अपनी माँ की जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे, जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जारे के सताए हुए बालक के हृदयोद्गार को प्रकट किया है। देव देव धाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जार। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती और फिर उन्हें बड़े प्यार से कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और आंखों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना प्यार था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों की शादी हुई। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की बहू श्यामा सावली सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी मृदुभाषिणी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभावा थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रिझे, लेकिन कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न भी थी और अप्रसन्न भी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। कुछ समय बाद दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सिल वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, लेकिन दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की स्कूटी ने सैन्य द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने बच्चों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कूढ़ती और चुपचाप सह लेती, लेकिन उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहाँ तक कि प्याला लबलबा भर गया। हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरह लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती पूरे दिन रोती बिलखती रही। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई, जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें आज एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। लेकिन कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन दोनों में अब भातृस्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, लेकिन दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही थी, लेकिन वह छटा न थे। दोनों भाई जब छोटे थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न थे। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी दयनीय थी। खर्च ज्यादा था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए, लेकिन ओठ हंसते थे। हृदय चाहे मलिन हो, पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभालती। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई।
उस पर भी बाराती बिना खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी बेटी के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी बेटी का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, अब की डाल भरपूर थी, लेकिन दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का भी गौना भी न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरो रखे गए, गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसूध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जा रहा है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपये कहाँ से आए? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उसका कोई ग्राहक न था। विलंब के कारण नाक कटी जा रही थी। विवश होकर वह केदार के पास आया और रोते हुए बोला, भैया, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। केदार बोला, माधव, आजकल मैं भी बहुत तंग हूँ, भला मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तभी चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? अपनी पत्नी की बात सुनकर केदार बोला, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव बोला, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपये होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। तब चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, लेकिन हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। यह सुनकर माधव सोचने लगा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो मैं क्या और महाजन मर गए थे तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? यह सोचकर वह बोला, पढ़ने लिखने को मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है। चंपा और केदार ने एक दूसरे को मर्मभेदी नेत्रों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? लेकिन हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया भी आवे, लेकिन गवई में तो कोई सेत में रहने वाला भी नहीं, फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डर गए कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। बोले, मेरी एक महाजन से जान पहचान है, वो कदाचित कहने सुनने में आ जाए। केदार की बात सुनकर चंपा ने उसकी युक्ति की सराहना करते हुए कहा, लेकिन 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे, और क्या। इस बार चंपा ने तेज नजरों से केदार की ओर देखा और अनमने मन से बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। अपने भाई भावज के इस गुप्त रहस्य को माधव अब कुछ कुछ समझने लगा था। वह आश्चर्यचकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपये कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़ते हुए बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई नहीं देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिलवा दूं, पढ़ा लिखी कर लो। इन रहस्यमय बातों को सुनकर माधव को शंका होने लगी। वह भयभीत हो गया कि कहीं ये लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल तो नहीं खेल रहे हैं। वह दृढ़ता के साथ अकड़ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं। यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनाम हो ही गया हूँ तो क्या 10 के लिए क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो मंजूर है, लेकिन घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसा मैं नहीं करूँगा। केवल नाम का ध्यान है। नहीं, एक बार नहीं कर आऊं तो मेरा कोई क्या कर लेगा। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर ही हंसेगा। माधव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई।
वह अपने आप को बड़ी चतुर वाक्य निपुण रमणी समझ रही थी। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसने माधव की ओर आदर की दृष्टि से देखा और बोली, लालू, तुम कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुम्हें वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। वह सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खाते चढ़ा लो। रहा मकान वह जीते जी नहीं छोड़ने का। यह सोचकर वह प्रसन्न होकर वहां से चला गया। माधव के जाने के बाद केदार और चंपा ने अपना कपट भेष त्याग दिया और काफी देर तक एक दूसरे को इस करे सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। फिर अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, लेकिन भर कठौत तो है। रहा घर, तो देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कभी कितनी संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चढ़ते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक याद में मुंह नहीं डाला। किंतु शोक, एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल का समय था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार पहुंचे। मुंशी दाता दयाल चरपाई पर बैठकर रेहन का मसविदा तैयार करने लगे। वे बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, लेकिन खत की शान न सुधरती थी। केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव का चेहरा कुम्हलाया हुआ था। तभी मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। फिर नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम? बड़े भाई ने कहा, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखाने वाले का? केदार वल्द शिवहत। माधव ने बड़े भाई की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। उसकी आंखें डबडबाई। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपए दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रेहननामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपये पानी में चले जाते? सभी की आंखें सैन्य द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह हमेशा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, लेकिन आज केवल लोक रीति ने ही उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने जब यह सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आसमान की ओर देखा और माथा पीटने लगी। अब उसे उस दिन की याद आई जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता की आंखों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। किंतु आज, ओह, आज आंखों में लज्जा और हृदय में शोक संताप। उसने धरती की ओर देखा और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।